हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर के अंदर। जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बहुत सारी ऑथर्स को पढ़ा है। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर स्विच हुए हैं। इससे पहले आपने पार्लियामेंट वाले लेक्चर देखे होंगे और पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा था कि सबसे एक जो टॉप पे हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। तो आज हम प्रेसिडेंट को ही पढ़ेंगे, उनकी पार्ट्स को देखेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट आपके इलेक्ट होते हैं, क्या उसकी प्रोसेस होती है, कौन कौन उनको वोट कर सकता है इलेक्ट करने के लिए, क्या जो वोटिंग सिस्टम है वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, और जब वो अपने ऑफिस में अपॉइंट हो जाते हैं तो उनकी पार्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, और अगर उनको ऑफिस से हटाना हो मतलब इम्पीचमेंट करना हो तो वो प्रोसेस क्या होती है। तो बनी रहेगा हमारे साथ, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और आपके यूजीसी के लिए भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आर्टिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको हमारी कंट्री का हेड बनाया है। द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है। प्रेसिडेंट का टर्म फिक्स होता है 5 ईयर्स का, मतलब कि जैसे ही ये 5 ईयर्स खत्म होने वाले होंगे आपके नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन वापस से होंगे। और अगर बाय चांस या फिर किसी भी रीजन से ये डिले हो जाता है तो क्या होगा, ये जो आपके सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वही ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते हैं। द इलेक्शन प्रोसेस इज आउटलाइन इन आर्टिकल 54 to 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलोज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। ये वर्ड यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, डायरेक्ट नहीं होता है। इनडायरेक्ट कैसे होता है हम आगे देखेंगे, थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन वोट कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। सबसे पहले जो वोट कर सकते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो कंसिस्ट करेगा किससे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये वर्ड देखिए यहाँ पे, इलेक्टेड मेंबर्स, वो मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए। अब इलेक्टेड क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट भी करते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक लिटरेचर, सोशल वर्क एक्सेट्रा। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर वो काउंट नहीं होते हैं। सेकेंड, अगेन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि विधानसभा से। यहाँ पे इलेक्टेड क्यों लिखा है? क्योंकि गवर्नर भी नॉमिनेट करते हैं आपके। थर्ड इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी असेंबलीज। कौन कौन सी वाली? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें नोट क्या करना है, नॉमिनेटेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं, आपको पता है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो होली नॉमिनेटेड बॉडी होती है, उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, इसका कोई भी मेंबर वोट नहीं करता है प्रेसिडेंट के लिए। अब देखते हैं वोटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए जब आप वोट करने जाते हैं तो आपका जो डायरेक्ट वोट होता है ना अपने एमपीज के लिए और एमएलएस के लिए, वो डायरेक्ट 1 यूनिट काउंट होती है। बट प्रेसिडेंट के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम वैल्यू कैसे साइन करेंगे इसको कि जब एक सपोज करिए जैसे कि राजस्थान की पॉपुलेशन है और एक केरला की पॉपुलेशन है। हम देखते हैं कि मान लीजिए राजस्थान की पॉपुलेशन 5 करोड़ है और केरला की 1 करोड़ है। तो अब हमारे जो एमपीज के मेंबर होंगे वो भी तो डिफरेंट होंगे ना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए। तो ये जो डिस्प्रपोर्शन है इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हमने जो सेंसस लिया है, हम वोट वैल्यू डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस विच टू इज ऑफ 1971। ये 1971 वाला क्यों लिया? इसीलिए कि इस टाइम के आसपास हम ये ऐसे मानते हैं कि इस टाइम पे जो हमारी पॉपुलेशन थी वो अप्रोक्सीमेटली पूरी कंट्री के लेवल के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ज़्यादा वेरिएंस नहीं था। जैसे आज अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन और सदर्न कंट्रीज की पॉपुलेशन, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट इस टाइम पे इतना लार्ज गैप नहीं था, इसलिए एक अच्छा प्रोपोर्शन माना जाता है कि इस बेसिस के ऊपर हम हमारे एमपीज की वैल्यू को डिसाइड करें। तो सबसे पहले जो आपके इलेक्शन होते हैं, वोटिंग सिस्टम होता है, वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब जो आपके मेंबर्स होंगे वो जितने भी कैंडिडेट आपके खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उन सबको वोट करते हैं, बट बाय द प्रेफरेंस।
मतलब अगर कोई कैंडिडेट ए है और कोई कैंडिडेट बी है तो कुछ मेंबर्स कैंडिडेट ए को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस चुनेंगे और कुछ मेंबर्स कैंडिडेट बी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस चुनेंगे। ये होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब जब तक वो मेंबर अबव 50% मेजोरिटी हासिल नहीं कर लेता है तब तक जो आपकी सेकंड चॉइस होती है किसी की ओपिनियन के अंदर वो ट्रांसफर होती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर। अब हम देखते हैं द इलेक्शन फॉलोज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ईच वोट हैज डिफरेंट वैल्यू। हर वोट की डिफरेंट वैल्यू होती है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। फॉर्मूला क्या लिया गया है इसका देखिए, जब आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएस वोट करते हैं तो उनकी वोट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ऑफ द 1971 सेंसस डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलएस ऑफ द स्टेट। मतलब सपोज करिए अगर राजस्थान की पॉपुलेशन 10,000 है और यहाँ से 100 एमपी मेंबर्स वोट करेंगे तो ये आपकी एक मेंबर की वोट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट्स। ऐसे डिफाइन होगा ये। और जो एमपी की वोट वैल्यू होती है वो क्या होती है? इन सारे एमएलएस की वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीस। मतलब हम अगर जाने कि पूरे इंडिया के अंदर सपोजली 2000 एमएलएस हैं और पूरे एमपीस 200 होंगे अगर, तो एच एमपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। मतलब हर एमपी की वोट वैल्यू 10 होगी। तो इससे हमें एक क्वेश्चन मिलता है, क्या? दैट अगर आपसे पूछा जाए कि वोट वैल्यू ऑफ एवरी एमएलए इज डिफरेंट ऑफ ईच स्टेट, इट इज ट्रू और रॉन्ग? ये बिल्कुल ट्रू है। हर आपके एमएलए की वोट वैल्यू डिफरेंट होती है वेरिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट आपके हर एमपी की वोट वैल्यू सेम होगी, वो डिफरेंट नहीं होती है। सारे एमपीज की वोट वैल्यू सेम होती है। अब देखते हैं कोटा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे नहीं होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे एमपीज और एमएलए के इलेक्शन होते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। कौन सा सिस्टम है वो? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP बोलते हैं हम इसको। इसके बेसिस के ऊपर हमारे एमएलएस और एमपीज के इलेक्शन होते हैं, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन ऐसे नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपको मिनिमम 50% वैलिड वोट्स कवर करने ही पड़ेंगे, तभी आप इलेक्टेड कहलाए जाएंगे। और क्या होगा अगर ऐसा ना हो? सपोज करिए 3 कैंडिडेट खड़े हो गए, 40% लोगों ने ए को वोट दिया, 40% ने बी को और 20% ने सी को। तो क्या होगा? अगर सी के जो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस होंगे ना, वो आपके ए और बी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऐसे जब तक ये 50% तक नहीं हो जाता है तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ नो वन गेट्स अ मेजॉरिटी इन द फर्स्ट राउंड द कैंडिडेट विद द लीस्ट वोट्स इज एलिमिनेटेड। सबसे पहले लीस्ट वोट वाले को एलिमिनेट करते हैं और उसकी जो प्रेफरेंस होती है ना वो भेज देते हैं किसके पास? जिसके सबसे ज्यादा आ रखी होती है, जो एक या दो कैंडिडेट होंगे आपके। विद द लीस्ट वोट्स इन द एलिमिनेटेड एंड देयर वोट्स आर ट्रांसफर्ड बेस्ड ऑन द नेक्स्ट प्रेफरेंस मार्क्ड बाय द वोटर्स। फिर है आपका नॉमिनेशन प्रोसेस। प्रेसिडेंट ही इलेक्ट होने के लिए आपको पहले नॉमिनेट भी होना पड़ता है, और कौन करेंगे? एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 एज सेकेंडर्स। मतलब एटलीस्ट 100 इन टोटल मेंबर्स आपको पहले सपोर्ट करने चाहिए। आप जब अपना नॉमिनेशन पेपर लेके जाएंगे तो आपको दिखाना होगा कि ये देखिए 100 मेंबर्स ने मुझे साइन करके दिया है कि मैं ये इलेक्शन लड़ूं, ये मुझे सपोर्ट करेंगे। और उनको डिपॉजिट करनी होती है 15,000 विद द RBI। ये क्यों दिया गया 100 मेंबर्स वाला? ताकि आपके जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही आए, हर कोई इंसान अपना आके नॉमिनेशन फाइल ना कर दे, इसलिए। फिर आपका ओथ। जो प्रेसिडेंट है वो ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने टू होल्ड्स ऑफिस 5 years बट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। और वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर आपके एक बार प्रेसिडेंट बन गए वो दोबारा नहीं बन सकते या फिर उसके बाद नहीं बन सकते, बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका के अंदर मैक्सिमम 2 times आप प्रेसिडेंट रह सकते हैं, उसके बाद आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट नहीं हो सकते। ये आपको याद रखना है साथ साथ। अब देखते हैं इम्पीचमेंट कैसे होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 61। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके यही वर्ड मेंशन है कि प्रेसिडेंट को हम इम्पीच तभी कर सकते हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, बट इसको डिफाइन नहीं करा गया है कि ये वायलेशन क्या होगा, कि कौन सा एक्ट वायलेशन के अंदर आएगा और कौन सा एक्ट नहीं आएगा। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 61 के अंदर। और जब ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो वो कैसे होता है, इसका पूरा एक डिटेल प्रोसीजर है कि कैसे प्रेसिडेंट इम्पीच होंगे। तो सबसे पहले आपके जो इनिशिएट होता है मोशन इम्पीचमेंट का, वो कब होगा? एटलीस्ट चाहे किसी भी हाउस के अंदर हो,
राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस के अंदर इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट हो सकता है, बट शर्त ये होती है कि एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस मस्ट बी गिवन 14 days इन एडवांस। मतलब एटलीस्ट 1/4 मेंबर तो ये प्रपोजल लेके आए कि हमें प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट करनी है, और ये जो होता है वो 14 days प्रायर नोटिस भी देना पड़ता है प्रेसिडेंट को। मतलब अगर आज मान लीजिए जैसे 10 Feb हो और ये मोशन पास हो जाए 1/4 मेंबर्स का, तो ये स्टार्ट कब होगा? इफेक्टिवली 24 Feb के बाद स्टार्ट हो सकता है ये। मतलब प्रेसिडेंट को पहले 14 days का नोटिस देना होगा आपको, उसके बाद आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो जब ये नोटिस पीरियड पास हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगी। आफ्टर द नोटिस द हाउस इन्वेस्टिगेट्स द चार्जेस, द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिफेंड देमसेल्फ। इन्वेस्टिगेट चार्ज कौन करेगा? जिसके अंदर आपका प्रपोज हुआ था उसके अलावा जो दूसरा हाउस होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को। प्रेसिडेंट को राइट होता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके यहाँ पे थ्रू अ लॉयर और खुद आके चाहे। फिर अप्रूवल होता है बोथ हाउसेस के अंदर। बाद में अगर ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, ये जो कमेटी बैठती है इसकी रिकमेंडेशन ऐसे नहीं है, मैंडेटरी है, बट अगर वो उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं और अगर ये प्रूव हो जाते हैं तो क्या होता है? वापस से वोटिंग होती है हाउसेस के अंदर। कौन सी वोटिंग होगी? स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। 2/3 members of the total membership, it moves to the other house. The second house also investigates and votes. मतलब आपके हाउस की 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। It is not the majority which says 2/3 of the members present and voting. It is saying 2/3 of the total membership of the house. मतलब जैसे कि लोकसभा की अगर 543 है, इसके 75% वोट एटलीस्ट करने चाहिए लोग वोट, तभी प्रेसिडेंट इम्पीच कहलाएंगे। एंड सेम गोज विद राज्यसभा। राज्यसभा की भी टोटल 75% वोट अगर करेंगे तभी प्रेसिडेंट आपके इम्पीच होंगे। नोट क्या है आपका? देखिए, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिफाइंड। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इम्पीचमेंट इन यूएसए वेयर मल्टीपल ग्राउंड्स लाइक ट्रेजन, ब्राइबरी एक्सेट्रा आर इम्प्लीमेंटेड। मतलब अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के जो आपके रीजंस हैं वो थोड़ी ज़्यादा डिफाइंड है इंडिया से। आप देते हैं वैकेंसी। प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कैसे हो सकती है? सबसे पहले या तो उनका टर्म ही पूरा हो गया है कि प्रेसिडेंट ने 5 साल तक सर्व कर दिया है, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया है। रेजिग्नेशन अपना किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं, ये आपको याद रखना है। या फिर उनको इम्पीचमेंट कर दिया गया हो, या फिर उनकी डेथ हो गई हो, और या फिर वो अदर डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब अदर डिस्क्वालिफिकेशन क्या आएगा? फाउंड इन एलिजिबल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो किसी गलत तरीके से इलेक्ट हुए हों, वायलेटिंग द इलेक्शन रूल्स एक्सेट्रा। तो ये आपके रीजंस होते हैं कि जिस वजह से आपके प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाता है। इसके बाद में क्या होगा? आपके वापस से नए इलेक्शन होंगे। हमने ये देखा ही था कि प्रेसिडेंट अगर अपने टर्म को पूरा कर लेते हैं उससे पहले आपको नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होता है। ये रूल है यहाँ पे। What happens when there is a vacancy? The vice president acts as the president until the new president is elected. आर्टिकल 65 में ये लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं आपके वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, और जब ये एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के तौर पे तो इनके पास सारी वो पावर्स और अथॉरिटीज होती हैं जो एक प्रेसिडेंट के पास होती हैं। बट इलेक्शन फॉर अ न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द वैकेंसी। कि जैसे ही आपके वैकेंसी आए, मतलब अगर आज 10 मार्च को वैकेंसी हुई है तो इसके 6 month के अंदर अंदर आपको प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करवाना होगा। इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट आर वैकेंट देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट। और अगर दोनों ही एब्सेंट अपने हाउस के अंदर वैकेंट है, प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी, तो आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्ट करते हैं एज द प्रेसिडेंट। इफ द CJI इज अनअवेलेबल द सीनियर मोस्ट जज, और अगर CJI भी अनअवेलेबल है तो आपके सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो टेक ओवर करेंगे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर पावर्स एंड फंक्शन। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये था कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होंगे और उनको कैसे हटाया जा सकता है, कौन कौन उनको इलेक्ट करेगा और कौन कौन नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की, कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं। हमें पता ही है कि प्रेसिडेंट होते हैं हेड, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रेसिडेंट की जो पावर्स है ना वो बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक, एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है। एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए आपको आर्टिकल याद रखने हैं कि 53, 77 एंड 88 के अंदर ही मेंशन्ड है।
एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होंगी, जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। द नेक्स्ट इज ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट का बिजनेस होता है, कुछ भी इंडिया के नेम से अगर साइन हो रहा है तो वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पे ही होगा। कि इंडिया एक्टेड, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द कॉमनवेल्थ, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक गेम्स, तो इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं उसके ऊपर। द नेक्स्ट इज अपॉइंट्स इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे कि आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये अपॉइंट करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट को ये अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन, यूपीएससी चेयरमैन एक्सेट्रा, और एडमिनिस्टर्स यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली टू लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर एंड कैन रिमूव मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, एजीआई अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ये हैं आपकी प्रेसिडेंट के कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर आपकी मेंशन्ड है आर्टिकल 79 टू 88, देन 111 एंड 123। 123 क्या है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 2 3 से याद रखते हैं सारे बच्चे इसको, कि आर्टिकल 1 2 3 डिफाइंस व्हाट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर और प्रेसिडेंट। तो हम देखते हैं सबसे पहले, ही समन्स, प्रोरोग्स एंड डिसॉल्व्स द पार्लियामेंट, लोकसभा ओनली, मतलब जो आपके सेशंस होते हैं उनको कॉल आउट करना, उनको डिसॉल्व कर देना, उनको प्रोरोग करना कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट के पहले परमिशन लगती है। ही एड्रेसेस द पार्लियामेंट आफ्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेशन। ये ईच सेशन कौन से होंगे, सबसे पहले हर साल जैसे नया साल आपका स्टार्ट होता है उस टाइम पे जो आपका फर्स्ट सेशन होगा उसके अंदर प्रेसिडेंट आएंगे, पहले अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच देंगे, एंड एक जो आपकी बजटरी स्पीच होती है उसके अंदर, और कौन सा वाला, जब एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है उसके अंदर। नॉमिनेट्स मेंबर्स, ये नॉमिनेट भी करते हैं मेंबर, 12 मेंबर टू राज्यसभा फ्रॉम आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। इसके अंदर आप मुझे बताइएगा कि जो गवर्नर है नॉमिनेट तो वो भी करते हैं, बट उनकी एक कंडीशन होती, एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, एक क्राइटेरिया एक्स्ट्रा दिया हुआ है। वो कौन सा क्राइटेरिया है कि गवर्नर इन 4 के अलावा कौन से एक नए क्राइटेरिया के ऊपर किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज 2 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा। ये यहाँ पे जानबूझ के लिखा है, क्यों, क्योंकि प्रायर टू द बिल इन 2019 एंग्लो इंडियन मेंबर जो आपके होते थे वो भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, बट अब ये हटा दी गई है। कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये रहा आपका आर्टिकल 1 2 3 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। एंड कैन इश्यू ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, मतलब जब आपका पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो तब भी प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और मोस्टली तभी ही करते हैं, उसी टाइम पे वो कर सकते हैं जब आपके दोनों हाउसेस सेशन में होते हैं, तब प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। अगर एक हाउस है तो कर सकते हैं। Ordinances have the same force as laws but must be approved within 6 weeks of parliament convening। मतलब जब भी आपके दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस एक साथ आएंगे, उनके सेशन चलेंगे, विद इन 6 मंथ्स उनको वो ऑर्डिनेंस को पास करना होगा। अगर वो ऑर्डिनेंस को पास नहीं करते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तब वो ऑर्डिनेंस डिसॉल्व हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा, इनवैलिड हो जाएगा वो। फाइनेंशियल पावर्स क्या है, सबसे पहले जो एनुअल बजट होता है आपका इस प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। जब भी बजट आता है आपका उससे पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी जरूरी होती है। मनी बिल के लिए भी आपके प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी जरूरी होती है। ये देखिए, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। इसीलिए क्या होता है, प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं करते हैं कभी मनी बिल को, उसको रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकते हैं। अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन जो आपका हर 5 साल में बनता है वो भी अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। आप मुझे बताइएगा कि अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 15, 16, 17। द नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स आपकी मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 143। इसके अंदर सबसे पहले कौन सा है, पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग मतलब माफ कर देना। प्रेसिडेंट जो होते हैं, कुछ आपके जो डिक्रीज होती हैं, डिक्रीज नॉट डिग्रीज, कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने दी हो, हाई कोर्ट ने या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट जज ने, कि आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है, आपको ये सज़ा सुनाई जाती है, आपको बाय डेथ सेंटेंस दी जाती है, तो ये जो सारी सेंटेंसेस होते हैं ना, इसके लिए पार्डन पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, और बहुत सारी तरह की होती हैं। रिप्राइव होती है, रिस्पाइट होती है,
रेमिशंस होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, पार्डनिंग पावर होती है। ये सारी अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे कि किसी पावर के अंदर आपके जो होंगे ना, आपकी पनिशमेंट को कम कर दिया जाएगा। मतलब उसका जो स्टेंस है, उसका जो कोर था पनिशमेंट का, कि आपको सज़ा सुनाई जाती है 2 साल के लिए, प्रेसिडेंट उसको 1 साल के लिए कर देंगे। और आपको अगर कभी हार्श पनिशमेंट दी जाए कि आपको नॉन बेलेबल सज़ा सुनाई जाती है 2 साल के लिए, उसको क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उसका अवार्ड चेंज कर देंगे, आपको बेल मिल जाएगी। तो उसका क्या हुआ, उसका फॉर्म चेंज हो गया। ऐसे ही इनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। फिर है कोर्ट मार्शल। नेक्स्ट इज केसेस अंडर यूनियन लॉस। ये कौन कौन से केसेस हैं इसके अंदर ये दे सकते हैं। कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए आपका पावर है नया आर्टिकल 143 के अंदर। मतलब प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को किसी मैटर के ऊपर। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, जुडिशियल एडवाइस चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि मुझे इसके ऊपर कंसल्ट करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है कि हमें कंसल्ट नहीं करना है, उनको ऑब्लिगेटरी नहीं है प्रेसिडेंट की इस ऑर्डर को मानना। बट कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एक्सेप्ट टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। जैसे कि आपके कुछ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज हो गई, उसके लिए उनको एडवाइस देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स मतलब प्रेसिडेंट जो आपके रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इन द इंटरनेशनल अफेयर्स, ये नेगोशिएट करते हैं और साइन करते हैं आपके इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स। जो भी आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स होती हैं वो साइन होती हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। अपॉइंट्स एम्बेसडर्स, और आपके इंडिया के जो भी एम्बेसडर्स होते हैं जिस भी कंट्रीज के अंदर होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, उनको प्रेसिडेंट ही करते हैं। हाई कमिश्नर्स एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिसीव्स क्रेडेंशियल्स फ्रॉम फॉरेन डिप्लोमेट्स। फिर है मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स क्या क्या है। सबसे पहले सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन होते हैं, आपके प्रेसिडेंट होते हैं। सुप्रीम कमांडर है वो आपके आर्म्ड फोर्सेस के, यही प्रेसिडेंट ही आपके डिक्लेयर करते हैं वॉर एंड पीस, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स अप्रूवल। पार्लियामेंट अप्रूव करेगी पहले, उसके बाद करेंगे, बट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली अ वॉर एंड पीस इज डिक्लेयर्ड। अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और यही आर्मी के तीनों चीफ्स, आर्मी के चीफ्स, नेवी के चीफ्स और एयरफोर्स के चीफ्स को अपॉइंट करते हैं। द नेक्स्ट इज एमरजेंसी पावर। एमरजेंसी एक अलग से ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन हो सकती है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो हम वो आगे पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ा ब्रीफली अगर हम देखें तो 352, 356 एंड 360 के अंडर में आपकी इमरजेंसी आती हैं। ये कौन सी इमरजेंसी होती है, आपकी नेशनल इमरजेंसी, ये है आपकी स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, और इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं यही तीनों डिक्लेयर करते हैं। आपकी बस ये जो है ना, आपको याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। इससे पहले एक इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था, वो आपका हटा दिया गया। ये आपको मुझे बताना है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हटाया था। ऑप्शन मैं देता हूं 42nd और 44th। इसका भी एक आपको पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया होता है कि कैसे इनको याद करा जाए। कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को फेवर कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर के अंदर आएंगे, और कुछ अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंदर आएंगे। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप मुझे बताइएगा। तो ये तीनों पावर्स थी हम प्रेसिडेंट की। इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम कभी इमरजेंसी के टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज वीटो पावर। अब ये तो हमने सारी देख ली थी, ये एक पावर आपकी अलग है कि वीटो क्या होता है। वीटो पावर जो होती है आपकी एक नेगेटिव पावर होती है। आपने पढ़ा ही होगा जब आप यूनाइटेड नेशंस को पढ़ेंगे, उसके अंदर भी 5 कंट्रीज के पास में ये वीटो पावर होती है। आप मुझे बताइएगा ये 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। 5 कंट्रीज में से अगर कोई एक भी मना कर देता है किसी एग्रीमेंट के लिए, तो वो चारों का जो यस बोला हुआ है वो भी नेगलेक्ट हो जाएगा। ये होती है वीटो पावर, ये नेगेटिव पावर होती है। तो प्रेसिडेंट के पास वीटो होती है, और बहुत सारी तरह की वीटो होती हैं। सस्पेंसिव वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो है, पॉकेट वीटो है। हम एक एक करके उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि बिल्कुल ही जैसे ही प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया, वो उसको मना ही कर दिया, मैं नहीं कर रहा साइन, मतलब बता दिया है कि मैं नहीं करूंगा, मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। ये है आपका रिजेक्ट से बिल, कंप्लीटली रिजेक्ट से बिल। यूज्ड इन 2 केसेस, बहुत बार हुआ भी है। देखिए, व्हेन द गवर्नमेंट दैट इंट्रोड्यूस बिल इज नो लॉन्गर इन पावर एंड द न्यू गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट इट। एब्सोल्यूट वीटो कब ले सकते हैं प्रेसिडेंट, कि जैसे ही आपके मान लीजिए अभी एक कोई नया बिल आया था,
वो बिल प्रेसिडेंट का साइन होने से पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ही डिसॉल्व हो गई आपकी, दोबारा इलेक्शन हुए, नई गवर्नमेंट बनी। तो नई गवर्नमेंट अगर प्रेसिडेंट को बोल दे कि आप इसके ऊपर वीटो लगाइए, हम नया बिल पास करेंगे, हमें ये पसंद नहीं है, हम दोबारा निकालेंगे इसको, तो प्रेसिडेंट क्या कहेंगे, आई इन्वोक माई एब्सोल्यूट वीटो। द नेक्स्ट इज व्हेन अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री विद इट। प्राइवेट मेंबर कौन होता है, जो आपके एमपीज और मिनिस्टर नहीं होते हैं, आपके जो मिनिस्टर नहीं होते हैं, जो सिंपल एक एमपी हैं, वो होते हैं आपके प्राइवेट मेंबर बिल। ये देखिए एग्जांपल कब हुआ था, 1954 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यूज्ड एब्सोल्यूट वीटो अगेंस्ट द पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल आफ्टर द गवर्नमेंट फेल। द नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होगा, रिटर्निंग द बिल, मतलब एक बार के लिए मैं सस्पेंड कर रहा हूँ, मुझे कुछ इसमें है ना आपका एक प्रोविजन सही नहीं लगा है, मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप इसको रिकंसिडर करके ऐसा लिख दीजिए। तो क्या होगा, जैसे ही प्रेसिडेंट इन्वोक करेंगे अपनी सस्पेंसिव वीटो, वो बिल वापस जाएगा, अगर वो जैसे ही दोनों हाउसेस के पास से पास होकर आया था वो वापस जाएगा, और हाउसेस फिर क्या करेंगे, उसको रिकंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे कैच क्या है, हाउसेस अगर उसको रिकंसिडर करते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है, या तो कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, या तो वो करके भेज रहे हैं कुछ चेंज, या फिर नहीं करके भेज रहे हैं। दोनों ही केसेस के अंदर जब प्रेसिडेंट के पास वापस आएगा, प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको वो साइन करके देना पड़ेगा। एंड देन लास्ट इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब क्या, एक बिल आया, प्रेसिडेंट उसको अपनी पॉकेट में रख लिया और शांति से बैठ गए। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट बोल रही है, सर वो बिल साइन कर रहे हैं, क्या हुआ, कहते हैं हाँ मेरे जेब में रखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। गवर्नमेंट ऑफिस में आपने सुना होगा ना, ये मैं बताता हूँ आपको, अरे हो जाएगा हो जाएगा। ये वही चीज़ है पॉकेट वीटो, ना तो हाँ ना तो ना, आया बिल पॉकेट में रख लिया और बैठे हैं बस, इसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, कब तक रखेंगे। तो प्रेसिडेंट कैन सिंपली इग्नोर द बिल विदाउट टेकिंग एन एक्शन। विदाउट टेकिंग एन एक्शन क्या होता है, अगर आपने नो बोल दिया तो भी आपने एक्शन ले लिया, आपने यस बोल दिया तो भी ले लिया, या फिर आपने रिकंसिडर का बोल दिया तो भी आपने एक्शन ले लिया, बट आपने कुछ ही नहीं करा, आया पॉकेट में रख लिया बस। ये होता है आपका पॉकेट वीटो। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट, दिस इज मोर पावरफुल देन द यूएस प्रेसिडेंट। क्यों है ये देखिए, व्हेन अ बिल बिकम्स अ लॉ इफ नॉट साइंड विद इन 10 days। अमेरिका के अंदर टाइम लिमिट दी गई है कि आप कितने टाइम तक प्रेसिडेंट आपके जो बिल हैं वो रख सकते हैं, अगर नहीं रख रहे हैं फिर वो एक्ट ही बन जाएगा। कब हुआ था, प्रेसिडेंट जेल सिंह ने ये करा था, यूज पॉकेट वीटो ऑन द इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल विच अलाउड गवर्नमेंट सेंसरशिप ऑफ द मेल। तो ये आपका एक ब्रॉड ओवरव्यू है प्रेसिडेंट का, इसके अंदर हमने सारी डिटेल्स वो पढ़ ली हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे, क्या उनकी पावर्स होंगी, पावर्स कैसे कैसे डिवाइडेड हैं, और उनकी एक वीटो पावर्स क्या होती हैं। तो ये सारा हमने पढ़ा है, आई होप आपको ये सारा समझ में आया हो, और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे फ्रेम्ड चाहिए, कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में अगर आपको नए क्वेश्चंस भी चाहिए, जैसे कि एक्सेप्शन से मैंने बताया था कि रिकंसिडर के बाद में वो बिल आता है अगर प्रेसिडेंट के पास में, तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, या फिर उनके पास वापस से ऑप्शन है उसको वापस भेजने का। तो ये सारी जो क्वेश्चंस होते हैं ये मैं आपको बना के एक क्लास के अंदर कराऊंगा आगे जाके, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, वो क्लास आपकी लाइव क्लास होगी। तो आई होप आपको ये सारा अच्छा लगा हो, होप you liked it, and make sure to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.